अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद जुनैद नवाज हूँ और ये वीडियो लेक्चर क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस कंडक्ट करेगा। सीक्वेंशियल सर्किट्स वो सर्किट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज़ पर डिपेंड ना करते हों, बल्कि इनपुट्स की या सर्किट की पास्ट वैल्यूज़ भी सर्किट को इन्फ्लुएंस करती हों। सिंक्रोनस फैशन में ये सर्किट्स ऑपरेट करते हैं किसी सेंट्रलाइज्ड क्लॉक के अकॉर्डिंगली। हमने बाइनरी बिट्स को स्टोर करने के लिए 3 बेसिक तरह के फ्लिप फ्लॉप्स डिज़ाइन किए हैं: जेके फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप। हम तीनों फ्लिप फ्लॉप्स पर डिज़ाइंड सर्किट्स की एक एक एग्जाम्पल को लेकर के सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। इस लेक्चर का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है या प्राइम आउटकम ये है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप फुली अवेयर हो कि सीक्वेंशियल सर्किट्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहली एग्जांपल डी फ्लिप फ्लॉप को लेकर के डी फ्लिप फ्लॉप पर बेस्ड किसी सीक्वेंशियल सर्किट का हम एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ कर रहा है। इस सर्किट की एक इनपुट है जो कि एक्स लेबल्ड है और इस पर्टिकुलर सर्किट की एक आउटपुट है जो कि वाई लेबल्ड है। कम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है जो कि फीड कर रहा है सर्टेन इनपुट्स टू मेमोरी एलिमेंट्स। मेमोरी एलिमेंट्स इस सर्किट के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप्स पर बेस्ड हैं और यहाँ पर 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स लगाए गए हैं। दोनों मेमोरी एलिमेंट्स की जो आउटपुट्स हैं वो ए एंड बी लेबल्ड हैं। ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि बाई स्टेबल स्टेट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके सर्किट की 4 स्टेबल स्टेट्स बनती हैं जो कि ए और बी 0 से लेकर 1 तक के 4 कम्बिनेशंस हैं। मेमोरी में जो स्टोर्ड डेटा है वो सर्किट को फीडबैक किया जा रहा है और पास्ट स्टेट से हम ट्रांजिशन करके न्यू स्टेट की तरफ इस सर्किट के अंदर जाते हैं। तो बेसिकली पास्ट वैल्यूज़ भी सर्किट को इन्फ्लुएंस करती हैं। इस तरह के सर्किट्स का एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए हम इस लेक्चर को आज देख रहे हैं। एनालिसिस जो है वो सर्टेन कंडीशंस के अंदर सर्किट का बिहेवियर असेस करना, उसको स्टडी करना और उसको करेक्टराइज करना है, जो कि इनपुट की वैल्यूज़ और आउटपुट और स्टेट्स जो हैं मेमोरी की उन सबको इकट्ठा करके चीज़ों को देखने का नाम है। एक स्टेट जो है वो मेमोरी एलिमेंट की एक सर्टेन स्टोर्ड डेटा की स्टेट है जिसको हम जो कि एक सर्टेन सर्किट के बिहेवियर को होल्ड करती है। सर्किट एनालिसिस के 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं या सीक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस कंडक्ट करते वक्त हम 3 प्राइमरी स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले सर्किट को देखते हुए इक्वेशंस को डिराइव करना। ये हमारे पास कोई सीक्वेंशियल सर्किट है। इस सर्किट के अंदर हमारे पास ए फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी आउटपुट है। सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो बी है, जो आउटपुट है वो वाई है। तो बेसिकली वाई, ए और बी की इक्वेशंस सर्किट की इनपुट और सर्किट की पास्ट स्टेट की बेस पर डिटरमाइन करना सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है वो स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन है, इन मेमोरी की स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशंस होती हैं उनके लिए कोई टेबल एनालिस्ट करना, टेबल ड्रॉ करना, टेबल लिखना। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेसिकली इस सर्किट को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है थ्रू इक्वेशंस। इस सर्किट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है थ्रू स्टेट ट्रांजिशन टेबल। इस सर्किट को थ्रू स्टेट फ्लो डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला स्टेप देखते हैं एनालिसिस का। हमारे पास एक सर्किट है जिसकी आउटपुट प्रीवियस वैल्यूज़ पर डिपेंड करके नेक्स्ट टाइम आइट्रेशन पर डिटरमाइन होती है और ये क्लॉक ट्रिगर्ड सर्किट है। क्लॉक किसी सेंट्रलाइज्ड क्लॉक के अकॉर्डिंगली ये सर्किट ऑपरेट करेगा। टाइम इंस्टेंट टी के ऊपर जो मेमोरी की स्टेट है वो टाइम इंस्टेंट t1 पर मेमोरी की जो स्टेट होगी उसको डिटरमाइन करने में यूज़ हो रही है।
तो बेसिकली अगर हम फ्लिप फ्लॉप ए की आउटपुट को देखें जो कि ए लेबल्ड है और डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रिकॉल करें तो हम डी फ्लिप फ्लॉप को एक ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं और जो भी डेटा इसको इनपुट पर फीड किया जाए वही डेटा आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होता है। बेसिकली अगर हम एक 1 इस मेमोरी एलिमेंट या इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली 1 डेटा यहाँ पर फीड करेंगे और क्लॉक के अकॉर्डिंगली राइजिंग या फॉलिंग एज जैसा भी ये फ्लिप फ्लॉप है उस ख़ास टाइम इंस्टेंट पर ये डेटा को रीड कर लेगा और उसको आउटपुट पर रिफ्लेक्ट करेगा क्यू आउटपुट के ऊपर। तो हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो टाइम इंस्टेंट t1 के ऊपर आउटपुट ए की जो इक्वेशन है वो डी ए की इक्वेशन के बराबर होगी। डी ए की इक्वेशन जो है वो इस कम्बिनेशनल सर्किट पर डिपेंड करती है। कम्बिनेशनल सर्किट की अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास प्रीवियस स्टेट पर जो ए की वैल्यू है उसका एंड ऑपरेशन हो रहा है एक्स इनपुट के साथ। तो फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट हमें ए इंटू एक्स मिलती है। सेकेंड गेट की जो आउटपुट है वो जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है जिसकी आउटपुट को हमने बी लेबल किया है वो लाइन इनपुट के साथ एंड ऑपरेशन करके हमें सेकंड एंड गेट की आउटपुट मिल रही है। इन दोनों को आपस में इन दोनों मिन टर्म्स को आपस में ऐड किया जा रहा है और हमें आउटपुट इस और गेट की मिल रही है। तो बेसिकली डीए की एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। बाय एनालाइजिंग दिस सर्किट हम इसकी आउटपुट की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हम टाइम इंडेक्स को सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस के लिए यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में a ऑफ t+1 आउटपुट a की इक्वेशन टाइम इंस्टेंट t+1 पर कुछ इस तरह मिलती है। सिमिलरली हम फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 या फ्लिप फ्लॉप b की आउटपुट की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ये भी डेटा फ्लिप फ्लॉप है, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी वही है। उसी तरीके से जो इनपुट होगा वो डायरेक्टली आउटपुट पर ही रिफ्लेक्ट होता है। तो हम b ऑफ t+1 को लिख सकते हैं इक्वल टू db। db की एक्सप्रेशन हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट फ्लिप फ्लॉप a की आउटपुट ये है तो q बार जो है वो बेसिकली a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। a का कॉम्प्लीमेंट इस एंड गेट को एज इनपुट फीड किया जा रहा है और दूसरी इनपुट इस एंड गेट की जो है वो x इनपुट से आ रही है जो सर्किट का ओवरऑल इनपुट है x। इन दोनों के साथ एंड ऑपरेशन होने के बाद ये db को फीड किया जा रहा है। तो बेसिकली b एट टाइम इंस्टेंट t+1 a कॉम्प्लीमेंट टू x लिखा जा सकता है। आउटपुट सर्किट की एक है और उस आउटपुट को अगर हम उस आउटपुट को कंप्यूट करने के सर्किट जो है कम्बिनेशनल सर्किट उसका हम एनालिसिस करें तो उसकी एक्सप्रेशन बनती है a प्लस बी या a और b और इसको एंड ऑपरेशन किया जा रहा है x कॉम्प्लीमेंट के साथ। x इनपुट है सर्किट की, उसका कॉम्प्लीमेंट ले करके हम फीड कर रहे हैं इस एंड गेट को, तो हम y की एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस करने के लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे और ये पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप था। इसकी जो कंक्लूजन है वो ये है कि हम अल्टीमेटली तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स और ओवरऑल सर्किट की जो आउटपुट्स हैं उनकी एक्सप्रेशंस डिटरमाइन करते हैं। तो इस सिंपल सर्किट के लिए हम ये 3 एक्सप्रेशंस हमने डिटरमाइन की हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। स्टेट ट्रांजिशन टेबल जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर इस सर्किट को की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव की हैं उनको इस्तेमाल करके हम एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिख सकते हैं। ये जो सर्किट है इसके अंदर हमारे पास प्रीवियस स्टेट्स हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हुए हैं और टाइम इंस्टेंट t के ऊपर इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एज प्रीवियस स्टेट इंडिकेट कर रहे हैं। तो 2 हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं और इस सर्किट की एक ही इनपुट है जिसको हमने x लेबल किया है। तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं, उन 3 वेरिएबल्स के अगर टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख लिए जाएं तो वो 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक टोटल 8 कम्बिनेशंस हैं। तो बेसिकली
हम स्टेट्स को देखें तो 3, अगर जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी प्रोपोर्शन से और जितनी हमारे पास सर्किट की इनपुट्स हैं उसकी प्रोपोर्शन से टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बनेंगे, जो कि इस केस में 3 हैं। तो 2⁻³ हमारे पास कम्बिनेशंस बनते हैं। हम उन सारे कम्बिनेशंस को इस तरतीब से लिख सकते हैं और फिर 1 बाय 1 हम इन एक्सप्रेशंस को देख करके हर यूनिक केस के लिए नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं और आउटपुट की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस को अगर देखा जाए, ए और बी की वैल्यू 0 है और इनपुट एक्स की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब यह है कि करेंटली अगर इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स पर 0 डेटा स्टोर्ड है और इनपुट की वैल्यू भी 0 इनपुट फीड हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? तो बेसिकली ए एट टाइम इंस्टेंट t1 इस एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी स्टेट डिटरमाइन करेगा फ्लिप फ्लॉप नंबर ए। अगर हम ए की वैल्यू भी 0 फीड करें, एक्स की वैल्यू भी 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, बी की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो इस एक्सप्रेशन से हम 0 एंड 0 और 0 एंड 0 और फिर और का ऑपरेशन करके हम अल्टीमेटली ए की वैल्यू एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि 0 ही आती है, एक फॉल्स वैल्यू ही आती है। इसी तरीके से बी एट टाइम इंस्टेंट t1 की एक्सप्रेशन यहाँ लिखी गई है। इसको इस्तेमाल करके हम बी की टाइम इंस्टेंट t1 पर वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 0 थी, 0 का कॉम्प्लीमेंट अगर ले लें और एक्स की वैल्यू 0 है, 1 एंड 0 का जो रिज़ल्ट है इस बूलियन ऑपरेशन का वो 0 ही आएगा। तो हम बी की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से जो आउटपुट है सर्किट की उसकी एक्सप्रेशन भी हमें अवेलेबल है। इस पहले यूनिक केस के लिए जिसमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0s हैं, अगर y की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हम y की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट केस के लिए भी हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट केस के लिए भी थ्रू दीज इक्वेशंस नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। इन दो केस को इकट्ठा इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि तमाम स्टेट ट्रांजिशंस या तमाम स्टेट्स जो हैं, लेट्स से ए और बी मिल करके एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 का जो केस है, दोनों की वैल्यूज़ अगर हम करेंटली 0 पर हैं तो इनपुट 0 भी आ सकती है और इनपुट 1 भी आ सकती है। तो फॉर अ यूनिक स्टेट ऑफ मेमोरी इनपुट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो फ्रॉम दिस स्टेट फॉर द केस ऑफ इनपुट इक्वल टू 0 हम ट्रांसफॉर्म या ट्रांजिशन जो करेंगे वो किस स्टेट पर करेंगे। तो बेसिकली ये जो दो कंबाइंड केसेस हैं ये इसको रिप्रेजेंट करें। तो हम इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके 1 बाय 1 तमाम केसेस के लिए एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके नेक्स्ट स्टेट या स्टेट ऑफ मेमोरी एट टाइम इंस्टेंट t+1 उनकी वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं और हम इस तरीके से तमाम की तमाम इन एक्सप्रेशन से स्टेट टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेट टेबल और ये एक्सप्रेशंस बेसिकली इस सर्किट की ही रिप्रेजेंटेशन है। हम इस सर्किट की फंक्शनैलिटी को थ्रू एक्सप्रेशंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थ्रू टेबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो टेबल हमने लिखा है, इस टेबल को हम इसके अलावा कुछ और तरीक़ाकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस टेबल को ट्रांसफॉर्म कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी बन सकती है। इन दोनों टेबल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट टेबल के अंदर ज़्यादा हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम हैं, और सेकंड टेबल के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कम है और नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा हैं। तो जो भी कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन हो हम उस रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्स जो कि इनपुट था सिस्टम का, उसकी दो यूनिक वैल्यूज़ आ सकती हैं 0 एंड 1। तो हमने इन दो केसेस को कंबाइन करके एक केस के तौर पर रिप्रेजेंट कर लिया। फॉर द केस x इज़ इक्वल टू 0, अगर हम करेंटली 0 स्टेट पर हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 आती है। तो अगर हम करेंटली 0 स्टेट पर हैं, इनपुट की वैल्यू अगर 0 आती है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही होगी। इसी तरीके से करेंटली अगर हम स्टेट, ये जो सेकंड रो है फर्स्ट टेबल की, वो बता रही है कि करेंटली मेमोरी की स्टेट 0 है
और अगर इनपुट पर 1 आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 ही आएगी। इसी तरीके से हम अगर ये दोनों रोज़ कंबाइन करके टेबल नंबर 2 के अंदर हमने एज 1 रो रिप्रेजेंट किए। तो बेसिकली नंबर ऑफ़ सेल्स इन दीज बोथ टेबल्स इक्वल ही होंगे, सिर्फ हमने दो केसेस को कंबाइन करके एक एक्स्ट्रा कॉलम फॉर नेक्स्ट स्टेट लिख लिया है, फॉर इनपुट इक्वल टू एक्स, फॉर इनपुट इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, 2 हमने कॉलम्स लिख लिए हैं। इसी तरीके से आउटपुट की भी 2 कॉलम्स लिख लिए हैं। तो इन दो केसेस को हमने फ्लो के अंदर लिखने के बजाय 2 अलग कॉलम्स की शक्ल में लिख लिया है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आखिरी रो को दोबारा से एक दफ़ा अगर देखें कि अगर हम करेंटली 1 स्टेट पर हैं और x की वैल्यू 0 आती है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 0 होगी। इसी तरीके से अगर वही चीज़ जहाँ इस टेबल में रिप्रेजेंट की जा रही है कि अगर हम करेंटली 1 स्टेट पर हैं, x की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही होगी। और अगर हम करेंटली 1 पर होते जो कि स्टेट 3 है और इनपुट के ऊपर अगर हाई लॉजिक आती, इनपुट आती, तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 आ जाती। तो 1 से 1 0 पर हम ट्रांजिशन करेंगे अगर इनपुट के ऊपर वैल्यू 1 आती है। तो हम सिंपली इस टेबल को ट्रांसफॉर्म करके इस तरह का टेबल बना सकते हैं। ये जो सेकंड लास्ट रो है वो उस केस में जो आउटपुट है वो 1 आती है तो हमने 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, और जो लास्ट रो है उस केस में यहाँ पर वैल्यू 0 आती है तो हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम 1 टेबल को ड्रॉ कर लें तो इस टेबल को हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम स्टेट फ्लो डायग्राम कहते हैं, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस का थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशंस डिराइव की जो कि सर्किट को देख करके की, फिर एक्सप्रेशंस को देख करके स्टेट ट्रांजिशन टेबल हमने लिखा। स्टेट ट्रांजिशन टेबल की को हमने 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा, जैसा भी कन्वीनियंट हो उस तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज़ की जा सकती है। और अब हम थर्ड स्टेप एनालिसिस का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेसिकली ग्राफिकली हम उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके एक से ज़्यादा मॉडल्स हैं जो हम फॉलोइंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम एक सिंपल मॉडल को लेकर करके इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को, स्टेट फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम की जो बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं कि हम टाइम इंस्टेंट t से एक सर्टेन ए बी की स्टेट से ट्रांसफॉर्म करके ए बी की दूसरी स्टेट पर जाते हैं जो कि टाइम इंस्टेंट t+1 पर हमें मिलती है। और करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में जो ट्रांजिशन है वो एक लाइन और एरो से रिप्रेजेंट की जाएगी। और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग ये ट्रांजिशन किस इनपुट वैल्यू से ट्रिगर होगी और इस ट्रांजिशन के साथ आउटपुट के ऊपर क्या ट्रांजिशन आएगी, उसको हम स्लैश के साथ इनपुट और आउटपुट को यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर टेबल से हम डायग्राम ड्रॉ करें, सबसे पहला केस हमारे पास, हम अगर करेंटली स्टेट 0 0 पर हों तो स्टेट को जो है इस तरह के एक सर्कुलर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम करेंटली अगर स्टेट 0 0 पर हैं और इनपुट के ऊपर 0 अगर आए, सर्किट की इनपुट पर 0 आए, तो हमारे इस सर्किट के केस में ट्रांजिशन जो है 0 0 पर ही रहती है। तो बेसिकली हम स्टेट 0 0 से स्टेट 0 0 पर ही रहेंगे अगर इनपुट पर वैल्यू फॉल्स हमें मिलती है। तो ये जो ट्रांजिशन है वो क्या है, 0 0 से हम दोबारा उसी स्टेट में रहते हैं। स्लैश की लेफ़्ट साइड के ऊपर इनपुट लिखी जाती है अगर इनपुट 0 आ जाए। और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग जब इनपुट 0 थी तो आउटपुट की वैल्यू भी 0 है। तो बेसिकली हम 0 0 से 0 0 की स्टेट में ही रहेंगे अगर इनपुट पर ट्रू आता है, और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग आउटपुट पर भी वैल्यू इनपुट पर अगर फॉल्स आता है तो इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग आउटपुट पर भी वैल्यू फॉल्स ही होगी। इसी तरीके से अगर इनपुट पर वैल्यू ट्रू आ जाती है x इज़ इक्वल टू 1, तो हम स्टेट 0 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर आ जाएंगे। तो बेसिकली स्टेट 0 0 से ट्रांजिशन होगी और हम स्टेट 0 1 पर आ जाएंगे। ये इनपुट की वैल्यू 1 जब होगी तो तब ये ट्रांजिशन होगी। तो अगर हम करेंटली 0 0 स्टेट पर हैं
इनपुट 0 आए तो हम उसी स्टेट में रहेंगे, और अगर हम करेंटली 0 स्टेट पर हैं, इनपुट ट्रू आ जाती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर चले जाएंगे। इन दोनों ट्रांजिशंस के अलॉन्ग फॉर इनपुट इज़ इक्वल टू 0 एंड फॉर इनपुट इज़ इक्वल टू 1 आउटपुट की वैल्यू फॉल्स ही रहती है। तो इन दोनों ट्रांजिशंस के अलॉन्ग हमने आउटपुट की वैल्यू फॉल्स ही इंडिकेट की है। अगर हम करेंटली 0 1 स्टेट पर होते और इनपुट के ऊपर 0 आता, ये टेबल हम देख चुके हैं इक्वेशन से डिटरमाइन करके, हमें पता है कि ट्रांजिशन इस सूरत में हमें 0 0 पर करनी है। तो अगर हम करेंटली 0 1 स्टेट पर हैं तो हम ट्रांजिशन करके 0 0 स्टेट पर जा सकते हैं। तो 0 1 स्टेट से ट्रांजिशन होगी और हम स्टेट 0 0 पर जाएंगे। अगर इनपुट के ऊपर ट्रू आता है तो फिर हम ट्रांजिशन करके किसी और स्टेट जो कि स्टेट 3 है या स्टेट 1 1 है उस पर ट्रांजिशन करेंगे, और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग जो आउटपुट की वैल्यू है वो 0 होगी। तो अगर हम करेंटली स्टेट 0 1 पर हैं तो ट्रांजिशन करके हम किसी नई स्टेट जो कि स्टेट 1 1 है उस पर ट्रांजिशन करेंगे। तो फ्रॉम दिस स्टेट इनपुट 1 आने की सूरत में मेमोरी स्टेट में ट्रांजिशन आएगी और हम स्टेट 1 1 पर जाएंगे, और जो आउटपुट है सर्किट की उस पर फॉल्स वैल्यू आएगी। और अगर हम करेंटली स्टेट 1 1 पर होते, इनपुट पर 0 आने की सूरत में हमने ट्रांजिशन करके 0 0 पर जाना है, और इनपुट हाई आने की सूरत में हमने ट्रांजिशन करके 1 0 पर जाना है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन है फॉर द केस ऑफ इनपुट 0, हमारे पास आउटपुट की वैल्यू हाई होगी, और जो सेकंड ट्रांजिशन हमने देखी है फॉर द केस कि इनपुट पर 1 हो तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर वैल्यू 0 आएगी। तो फ्रॉम 1 1 फॉर द केस ऑफ x इज इक्वल टू 0 हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 0 पर जाएंगे। फ्रॉम 1 1 टू 0 0 ये लास्ट केस में हमें इंडिकेट हो रहा है, और इस ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट की वैल्यू हाई है। तो इनपुट 0 के केस में ये ट्रांजिशन हुई, और इस ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट जो है वो ट्रू रहेगी। इसी तरीके से अगर हम 1 1 पर थे और इनपुट पर जब 1 आया तो हम ट्रांजिशन करके किसी स्टेट 1 0 पर जाएंगे। 1 0 स्टेट अभी तक हमने ड्रॉ नहीं की, तो बेसिकली फोर्थ स्टेट जो है वो 1 0 है, हम ट्रांजिशन करके 1 0 स्टेट पर जाएंगे। और ये जो लास्ट स्टेट है, अगर हम इस स्टेट में हैं तो भी हमारे पास दो यूनिक केसेस हैं इनपुट्स के। इनपुट पर वैल्यू फॉल्स आ सकती है और इनपुट के ऊपर वैल्यू ट्रू भी आ सकती है। तो अगर हम करेंटली स्टेट 1 0 पर हैं, इनपुट पर वैल्यू, ये कॉलम जो है फॉर द केस ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रॉम 1 0 हम ट्रांजिशन करके 0 0 पर जाएंगे, और अगर इनपुट की वैल्यू 1 आती है तो हम फ्रॉम 1 0 पर ही ट्रांजिशन करेंगे। इन दोनों ट्रांजिशंस की सूरत में फर्स्ट ट्रांजिशन पर आउटपुट हाई होगी और सेकंड ट्रांजिशन पर आउटपुट लो होगी। तो हम करेंटली अगर 1 0 स्टेट पर हैं, इनपुट 0 आने की सूरत में हम 1 आने की सूरत में हम 1 0 पर ही ट्रांजिशन करेंगे और आउटपुट फॉल्स रहेगी, और 0 आने की सूरत में हम ट्रांजिशन करके 0 0 स्टेट पर जाएंगे और आउटपुट हाई होगी। तो हम इस तरीके से फ्रॉम स्टेट ट्रांजिशन टेबल हम स्टेट फ्लो डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनालिसिस के यही 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स से हम 3 मुख्तलिफ अंदाज से उसी सर्किट को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप था कि हम इक्वेशंस डिटरमाइन करते हैं। एक्सप्रेशंस इक्वेशंस को देख करके लिखी जा सकती हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया गया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी आप समझते हो तब आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप था कि इन एक्सप्रेशंस को देख करके टेबल ड्रॉ किया जाए। तो हम टेबल एक से ज़्यादा तरीक़ों से, हमने 2 तरीक़ों से देखा, जो भी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हम इसको इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं जो सूटेबल लगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप, स्टेट ट्रांजिशन टेबल को एनालाइज करके उसको देख करके इस सर्किट की फंक्शनैलिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये चारों चीज़ें एक ही ख़ास फंक्शनैलिटी या ख़ास बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो सर्किट ड्रॉ किया गया है, जो एक्सप्रेशंस लिखी गई हैं, जो ट्रांजिशन टेबल लिखा गया है, और जो
डायग्राम लिखी गई है। ये चार मुख्तलिफ तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं किसी सर्किट के बिहेवियर की। तो हमारा जो फ्लो था वो फ्रॉम सर्किट टू इक्वेशंस टू स्टेट ट्रांजिशन टेबल टू स्टेट फ्लो डायग्राम था। तो अगर हम किसी सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल या स्टेट फ्लो डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट फ्लो डायग्राम से हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल से हम उसकी एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, और अगर हम एक्सप्रेशंस को लिख लें तो हम फिर सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किट का एनालिसिस और सर्किट की डिज़ाइनिंग या सर्किट की मॉडलिंग इन चारों इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस के अलॉन्ग चलती रहेंगी।